नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो हैं ही, ऑनलाइन माध्यम ही सही, लेकिन कोई ना कोई माध्यम हमारे आपके बीच में है। दोस्तों, आपका प्यार हमें बड़ा अच्छा मिल रहा है। पिछली बार जो मैंने आपसे चर्चा किया था एक जो मीडियन मोड के परिप्रेक्ष्य में, उसमें एक शब्द हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, लेकिन हमें लगता है कि वो मिसिंग हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर लें। उसके बाद फिर हम लोग आगे किसी और नए टॉपिक में बात करें। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे चर्चा किया था मीडियन मोड के परिप्रेक्ष्य में, पिछले 2 वीडियो में, उसमें बाकी बातें तो मैंने उस दिन क्लियर कर ही दिया था, लेकिन हमें लगता है कि एक आध वर्ड शायद मिसिंग है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे मन में था कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मन में, शायद हो भी तो सो गुड। वो बात क्या हमें लगता है कि जब आप फोकस करेंगे, जो हमारे वीडियो देखेंगे आप, तो जो मीडियन के परिप्रेक्ष्य में जो हमने बात की थी कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज होता है, खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी जिसको बोलते हैं, इसमें ये सारे कुछ नहीं और बाकी जो चीज़ मैंने कहा है वो सारे चीज़ें एज इट इज रहे। केवल आप यहाँ पे ये फोकस कीजिएगा एक बार ध्यान से कि इस फार्मूला के निकालने के बाद जो 76/2 = 38 होगा, तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 38 आया वो इस प्रश्न में जो संचयी आवृत्ति है, ये नंबर 38 है। यहाँ कुछ भी हो, जो भी होगा, अगर ये नंबर यहाँ पे जो भी होगा, अगर यही नंबर सेम इस संचयी आवृत्ति में रहेगा, तो संचयी आवृत्ति वाली ही लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, दिस वुड वेरी क्लियर कि अगर जो ही m = n+1/2 करके जो हमें यहाँ कैलकुलेशन करके आज निकलता है, 38 आया इसमें, तो ये जो 38 हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर ये नंबर जो भी नंबर आएगा, यही नंबर अगर इस संचयी आवृत्ति में है, तब वही लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। चूँकि ये 38 आया यहाँ पे, और इस संचयी आवृत्ति में देखिए कहीं 38 नहीं है, 5 है, 15 है, 30 है, 50 है, 75 है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो नंबर अगर है, तब तो वही लाइन हम इसमें संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि वही नंबर है यहाँ पे कि नहीं। अगर है तो हमारे लिए वही लाइन महत्वपूर्ण। अगर यहाँ 30 आता या 15 ही होता, तो हमारे लिए 15, 10, 12 ये वाली लाइन महत्वपूर्ण हो जाती। लेकिन चूंकि 38 है और इसमें संचयी आवृत्ति में 38 नहीं है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। आपको ध्यान यहाँ देना चाहिए कि इस 38 से जो बड़ी नियरेस्ट नंबर होगा, पहला नियरेस्ट नंबर, अब देखिए 38 के बाद 50 भी बड़ा है, 75 बड़ा नंबर है, उसके नीचे उससे छोटी संख्या है 30, 15, 5, उससे मतलब नहीं है। 38 से जस्ट नियरेस्ट बड़ी पहली संख्या जो है, वो लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। चूँकि 38 के बाद इसमें है नहीं, और 38 के बाद पहली बड़ी संख्या 38 के बाद ये 50 है, इसीलिए ये वाली लाइन संचयी आवृत्ति वाली कि ये 50, आवृत्ति 20, पद संख्या 16, ये लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए हमारा m वैल्यू यहाँ 16 आया। यही हमारा इसमें आंसर हुआ। तो इस तरह की जहाँ कंडीशन रहे, तो आप ये फोकस कीजिएगा कि या तो वो नंबर है, तब तो वही नंबर हमारे लिए संचयी आवृत्ति वही महत्वपूर्ण है। अगर सेम संचयी आवृत्ति में नहीं है इस तरह की संख्या, तो उससे पहले नियरेस्ट बड़ी संख्या जो होगी संचयी आवृत्ति में, वही लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यही क्लैरिफाई करना था हमको, जो हमें लगता है कि शायद उस पुराने वीडियो में ये वर्ड मिसिंग रह गई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप क्लियर हो गए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा जो हम लोग के बड़ा पायनियर सोशोलॉजिस्ट में बड़ा नाम है, मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर यानी पूरा नाम इनका मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल मार्क मैक्स वेबर, क्योंकि हमने लिख भी रखा है आपके लिए। उनके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी बात तो एक वीडियो में नहीं हो सकता वेबर, क्योंकि इतने बड़े विद्वान को एक वीडियो में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो हम लोग थोड़ा सा पार्ट पार्ट करके उनके अलग अलग जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो उनके विजन थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन्हीं के वेबर के सिद्धांत से ही एक जो आम तौर पे प्रश्नों में बड़ा आता, वो कहलाता है आयरन केज के बारे में वेबर के सिद्धांत या वेबर की विचारधारा। जो आयरन केज या उसको बोलते हैं लौह पिंजरा या लोहे की पिंजरा, ऐसे प्रश्न रहता है कि वेबर के लोहे के पिंजरा से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, तो लोहे के पिंजरा आयरन केज के बारे में जो वेबर के विचार थे, उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इस लोहे के पिंजरे पे आने से पहले वेबर के बारे में थोड़ी बात हम लोग जान लें। वेबर किसी परिचय के मोहताज तो थे नहीं, इतने बड़े विद्वान, कभी मृत्यु होती नहीं, इसलिए है ही हम लोग बोलते हैं, थे नहीं बोलते। वेबर जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में हम लोग अगस्त कॉन्ट को जानते हैं, उसी तरह से वेबर के बारे में कहा जाता कि ये फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी यानी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते वेबर। वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र का मूल विषय वस्तु सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही होगा। इनके समाजशास्त्र में मूल्यहीनता बड़ा महत्वपूर्ण बातें होती। और वेबर बहुत सारी बातें की, उसमें खासकर हम लोग जो उनके बारे में पढ़ते हैं, खासकर वेबर का नाम पूंजीवाद की आत्मा के विकास के संबंध से जुड़ा है, नौकरशाही से जुड़ा है, सत्ता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें की, वर्स्टेन के बारे में बातें की, ये सब तमाम बातें की उन्होंने। तो आज मैं केवल इसी जो लोहे के पिंजरा या आयरन केज के बारे में उनका सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस लोहे के पिंजरे को बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए कि लोहे का पिंजरा ये क्या होता है, आयरन केज। मैंने कई बार पहले, अगर आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो मैंने कहा है भी कई बार कि समाजशास्त्र के बेहतर स्टूडेंट वो हो सकता है जिसमें सोचने की क्षमता, कल्पना शक्ति हो। अगर अगस्त कॉन्ट के बारे में बात करें तो अगस्त कॉन्ट तो कहा ही है कि सबसे कठिन विषय समाजशास्त्र है। कठिनता का मतलब यही कि जो किसी उस व्यक्ति विशेष में सोचने की कल्पना शक्ति कितनी है। अगर किसी व्यक्ति में कल्पना शक्ति ज़्यादा होगी, जिसमें होगी, वैसा ही व्यक्ति समाजशास्त्र का बेहतर स्टूडेंट साबित हो सकता है। और नहीं तो फिर वो रट्टा मार का जो होता, नंबर आ जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, वो बहुत बढ़िया समाजशास्त्र का, बहुत स्कॉलर समाजशास्त्र का नहीं हो सकता। ये बात तय है। तो उसी संबंध में आयरन केज भी उसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बातें करता है। दोस्तों, वेबर और बातों के अलावा जो भी है कि वो खासकर पूंजीवाद के विकास अगर हम कहते हैं तो ये गलत होगा। हम ये बोले ज़्यादा शुद्ध होगा कि पूंजीवाद के आत्मा के विकास के बारे में बातें की। जाहिर सी बात है, बड़े विद्वान थे, बहुत सारे पुस्तकों की रचना की। उसमें एक बड़ी फेमस बुक है उनकी, हम लोग को नाम बार बार मैं कहता हूँ कि नाम हम लोग को पूरा नाम याद रखना चाहिए, वो मैंने लिख भी रखा। जैसे मैक्स वेबर, पूरा नाम इनका है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल मैक्स वेबर। इनका लाइफ स्केच भी आपको याद रखना चाहिए। वो है 1864 से 1920, जर्मनी के रहने वाले थे। इतना आउटलाइन तो हमें जानना ही चाहिए। वेबर ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। उसमें एक बड़ी फेमस बुक है उनकी, वो है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में आई थी। ठीक है, ये बुक आप याद रखिए, पब्लिशिंग ईयर याद रखिए। और ये प्रोटेस्टेंट, अभी मैं इसमें बात करूँगा, ये बुक का नाम और पब्लिशिंग ईयर आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दरअसल पूंजीवाद के आत्मा के विकास, पूंजीवाद जब मैं कहता हूँ तो वो आधुनिक पूंजीवाद की बात समझिए आप, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आधुनिक पूंजीवादी या पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीवाद की आत्मा से, स्पिरिट वर्ड है, इसको फोकस कीजिएगा, पूंजीवाद नहीं, पूंजीवाद की आत्मा के विकास की बातें वेबर ने की। वेबर ने इस पूंजीवाद के आत्मा के विकास के बारे में अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। वो कौन सा धर्म?
जो विश्व के 6 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और कन्फ्यूशियस, इन 6 प्रमुख विश्व के प्रमुख 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया। और फिर इसमें इन्होंने देखा कि किस धर्म की क्या आचार तत्व हैं, क्योंकि पूंजीवाद आमतौर पे पश्चिमी देशों में ही विकसित हो पाया। तो इसलिए इनके मन में आया कि ये कहीं न कहीं धार्मिक मान्यताएं तो पूंजीवाद के विकास, आत्मा के विकास के बारे में कहीं न कहीं जिम्मेदार तो नहीं है। और फिर इसलिए इन्होंने इन 6 प्रमुख विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये जानने का कोशिश किया कि उन धर्मों के इथिक्स क्या हैं, जीवन शैली, जीवन आदर्श, जीवन गोल, जीवन मूल्य, धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य, मानव जीवन के उद्देश्य, इसके बारे में उसने क्या, उस धार्मिक मान्यता में क्या है। और फिर उन्होंने ये इन सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कहा कि पूंजीवाद के विकास के लिए क्या चाहिए। सबसे जाहिर सी बात है कि पूंजी के लिए पैसा, पैसा के लिए आत्मसंयम। तो इन्होंने देखा कि जो ईसाई धर्म का जो 2 संप्रदाय है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट कहलाते, तो जितना भी आप देखेंगे कहीं कहीं वर्क प्लेस, जहाँ वर्कशॉप वगैरह होगा, जहाँ पे लोहे का काम ज़्यादा होता, फैक्ट्री में वगैरह में, वहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा कि कर्म ही पूजा है और ये सब रहेगा, समय ही धन है, ये सब जगह जगह दीवार में आप देखिएगा लिखा हुआ। ये वही प्रोटेस्टेंट विचारधारा से लिया गया है। पूंजीवाद के विकास के लिए सबसे पहली जरूरी है कि आत्मसंयम की बात। और प्रोटेस्टेंट विचारधारा में एक अंतर सारणी है जिसको बोलते हैं एस्थेटिज्म, यतित्ववाद, अंतर सांसारिक यतित्ववाद की बातें आती हैं। अंतर यतित्ववाद को वैराग के संबंध में भी लोग समझते हैं, संन्यास के संबंध में समझते हैं, इसको तितिक्षावाद भी कहा जाता है। यानी ऐसी विचारधारा जो विलासता से दूर करे, जिसमें शारीरिक सुख प्राप्ति की कामना ना हो, इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा ना हो, तो जाहिर सी बात है। और जिसमें इसके साथ साथ जिस विचारधारा में ये रहे कि कर्म ही पूजा है, समय ही धन है, ईश्वर हमसे खुश है या नाराज है, इसका प्रकटीकरण हमारी सफलता पर निर्भर करता है, जो इसी दुनिया में दिखता। अगर हम अपने काम में सफल हैं तो दैट मीन्स कि ईश्वर हमसे खुश है। इसके लिए किसी और विचारधारा को मानना और किसी कल्पना लोक में जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रकटीकरण यहीं पे है। और जाहिर सी बात है कि जो यतित्ववादी विचारधारा होने के कारण, इंद्रिय सुख प्राप्ति की कामना ना होने के कारण, जाहिर सी बात है कि जो अगर आप समय का महत्व समझते, जो काम आप करते उसे आप पैसा कमाते, उस पैसे का और मुनाफा में लगाते, ब्याज पे लगाते, फिर उसको फिर और पूंजी को फिर पूंजी में कन्वर्ट करते, तो जाहिर सी बात है कि पूंजीवाद का विकास तो होगा ही। तो खैर, तो इसी पूंजीवाद की आत्मा के विकास के बारे में इन्होंने इसी पुस्तक में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में चर्चा किया। दोस्तों, ये जो एक पूंजीवाद की बातें इन्होंने एक तर्क संगति पे आधारित विचारधारा है। तर्क संगति का मतलब ये होता है कि जो ऐसी की जो तर्कों पे आधारित हो, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, और इस पूंजीवाद के साथ साथ इन्होंने नौकरशाही की भी बड़ी बातें की, जो कि तर्क संगति पे आधारित विचारधारा है। ये बात और है कि नौकरशाही व्यवस्था में, नौकरशाही का मतलब ये होता है कि नियमों पे, पूर्व निर्धारित नियमों पे आधारित अवैयक्तिक एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता जिसमें निष्पक्षता होती,
विशेषज्ञता होती, विशिष्टीकरण होता, श्रम विभाजन होता, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट भी है कि उसमें मानवीयता का ह्रास भी होता है, मानवीयता का अभाव भी होता है। और एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नौकरशाही व्यवस्था तो बहुत उपयुक्त है ही, लेकिन रंजन ने एक बड़ी अच्छी बातें की कि नौकरशाही अगर दास के रूप में एक समान व्यवस्था रहती तब तो बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर वो स्वामी बन जाए तो फिर सामाजिक व्यवस्था के लिए वो हानिकारक हो जाता है। मर्टन ने भी जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा नियमों पे आधारित शासन व्यवस्था या हमारी कार्यशैली या हमारी दैनिक दिनचर्या हमको उद्देश्यहीनता की तरफ ले जाता है। और नौकरशाही व्यवस्था में, और इसीलिए लाल फीताशाही या तानाशाही व्यवस्था कहा भी जाता है, क्योंकि वो पूर्व निर्धारित नियमों पे आधारित रहता है। चाहे उस नियम से भले नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन नियमों से इतर जो नौकरशाह रहते वो नहीं जा सकते, क्योंकि पूर्व निर्धारित नियम। कहने का मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था भी और नौकरशाही व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने एक तर्कसंगति के आधार पर बातें की। और रही बात जहाँ तक तर्कसंगति की बातें, आमतौर पे दो प्रकार की तर्कसंगति की बात की इन्होंने, वो जो मुख्य रूप से होती। एक कहलाता, इसको हम पढ़ते हैं, जर्मन वर्ड है, इसको इसलिए हम लोग इसमें स्पेलिंग के पच्चर में नहीं पढ़ेंगे, स्पेलिंग मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जर्मन वर्ड है, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या, इसको हम पढ़ते हैं स्वैक रैशनल, ठीक है। और दूसरा जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग वर्ड रैशनल। इसके अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अगर हम करें तो इसका जो स्वैक रैशनल का होगा, इसको हम पढ़ते हैं रैशनल, मैंने लिख भी रखा है इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये इंग्लिश वर्सन है, ये जर्मन वर्सन है, क्योंकि ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन भाषा में लिखा था, इसलिए ये सब कन्फ्यूजन हमारे सामने आता है। वर्ड रैशनल की बात, इसको अंग्रेजी वर्सन इसका एवल्यूटिव होता है, हिंदी वर्सन इसका मूल्य आधारित होता, और स्वैक रैशनल का अंग्रेजी वर्सन रैशनल होता और इसके हिंदी वर्सन लक्ष्य आधारित होता, ठीक है। खैर, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो आयरन केज हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में, या लौह पिंजरा या लोहे की पिंजरा सब जो पढ़ते हैं हिंदी में, वो भी दरअसल जर्मन एक वर्ड है, मैंने लिख रखा है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठाएंगे। इसको हम पढ़ते हैं स्टेहर्स ग्यूज, इसका अंग्रेजी वर्सन है आयरन केज। उन्होंने जर्मन वर्सन में लिखा, उसका अंग्रेजी वर्सन है आयरन केज, इसी आयरन केज का हिंदी वर्सन है लोहे का पिंजरा, ठीक है। खैर, दरअसल इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया। अब आइए साहब उधर, ये जो लोहे के पिंजरे का एक रूप है, एक प्रतीकात्मक बातें हैं। आप एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके वेबर के कहने के मर्म को समझने का प्रयास कीजिए कि वेबर ने कहा कि जो पूर्व निर्धारित जो तर्क संगति तर्कों के आधार पर बातें होती पूंजीवादी व्यवस्था में, जो पूर्व निर्धारित घिसे पिटे नियम होते, मानवों के बनाए हुए ही होते, जो न केवल आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता, एक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रणाली को भी नियंत्रित करता। जाहिर सी बात है, ये कोई आसमान से नियम तो आए नहीं होंगे, मानवों के द्वारा ही बनाए गए नियम है। और फिर इस पूर्व निर्धारित नियमों में आदमी अपने आप को एक बंद, एक घुटन महसूस करता है, एक कैदी के रूप में एक घुटन महसूस करता है। ये एक, और उसका एक इसके साथ साथ जुड़ा हुआ कि मानव में इस घुटन के कारण एक अलगाव की भावना पैदा होती है, एक एलिनेशन की भावना पैदा होती है। रही बात एलिनेशन की, अलगाव की, तो थोड़ा सा इसमें विषयांतर होना मैं यह समझता हूँ कि जरूरी है कि अलगाव की बातें जो हम लोग जहाँ पढ़ते हैं, अलगाव की चर्चा हम लोग जानते हैं कि जैसे हेगल ने सबसे पहले, हेगल मैंने उनका भी पूरा नाम आपको जानना चाहिए, ये हेगल ने का पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल।
हेगल ने ऐतिहासिक विकास के हेगल, आप यहाँ ध्यान रखिए, इट्स वेरी क्लियर कि अलगाव की चर्चा हेगल ने किया, लेकिन ऐतिहासिक विकास के परिप्रेक्ष्य में, मैंने चेतनाओं के ऐतिहासिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। अकॉर्डिंग टू हेगल ये अलगाव की प्रक्रिया चेतनाओं के एक कॉन्शसनेस के विकास के लिए ये जो अच्छी बात है उनके अनुसार, हेगल के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दरअसल एक समय, एक कालखंड बीतने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ मानवों की चेतना, कॉन्शसनेस या स्पिरिट जो होती, जो चेतना होती, वो एक समयबद्ध पुराने व्यवस्था को छोड़ के एक नए व्यवस्था की तरफ जाता, जो कि विकास के लिए जरूरी भी है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे छोटे बालक, उन्होंने एक तुलनात्मक बातें जो की कि जैसे छोटे बच्चे होते, कुछ दिन में अपने बच्चों के साथ, अपने समकक्ष के साथ रहते, अपने माँ बाप के साथ प्यार करते, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती, थोड़ी उम्र बढ़ जाती, तो फिर उन दूसरे उम्र के या बड़े उम्र के दोस्तों के संपर्क में जब आते तो उनके माँ बाप से के प्यार से थोड़ी दूरी बन जाती है, उससे अलगाव महसूस होता। और ये अलगाव होना भी जरूरी है कि अगर वो सब दिन छोटे बच्चों की तरह ही माँ बाप के प्यार में बंधे रहेंगे तो फिर उनकी जीवन यात्रा फिर कैसे होगी। तो इससे उससे अलगाव होना तो आवश्यक है, क्योंकि फिर वो माँ बाप से दूर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, फिर अपने व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर एक जीवन सरिया, फिर युवा अवस्था आएगा, विवाह करेंगे, वैवाहिक जीवन बिताएंगे। एक पुरानी परंपरा, पुरानी परिपाटी, पुरानी जो दिनचर्या थी उससे अलगाव तो होंगे। अगर नहीं होते तब तो फिर वही उनकी मानसिकता, तो फिर वही अमला कमला वाली बात आ जाएगी। तो उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके इसलिए उन्होंने कहा कि कॉन्शसनेस और स्पिरिट की, चेतनाओं के ऐतिहासिक विकास के लिए अलगाव होना जरूरी है। हेगल ने माना है इसको। अच्छी सिंपली आप मानिए कि हेगल ने अलगाव की विचारधारा को मानवों की चेतनाओं के विकास के लिए अच्छा माना। लेकिन अगर हम मार्क्स की शब्दावली में बात करें इसी अलगाव की, तो मार्क्स ने इस अलगाव शब्द का उपयोग इस पूंजीवादी व्यवस्था के जो अमानवीयकारी प्रभाव होते उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया। और उसका प्रभाव ये किया क्या कि, और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये अलगाव होता है दरअसल एक ये सदैव एक आत्म अलगाव, यानी अपने ही कामों के द्वारा अपनों से, अपने से अलग हो जाना, यानी पराया हो जाना, अपने आप से अलग हो जाना। वो होता क्या, इसके लिए भी उन्होंने मार्क्स ने जो प्रभाव की प्रक्रिया की बातें की, ये अलगाव की माने। और जो उनकी जो बड़ी फेमस बुक है, याद रखिए, वो भी मैंने लिख रखा है। ये बुक है उनकी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इसी पुस्तक में इन्होंने अलगाव एलिनेशन की बातें की, पूंजीवादी व्यवस्था के अमानवीयकारी प्रभावों को बताने के लिए। और उस अलगाव का प्रभाव ये होता कि मानव अपने से ही, अपने कामों के द्वारा अपने आप से पराया हो जाता, अपने आप से अलगाव हो जाता। और तभी तो मार्क्स का मानना था कि इस अलगाव को दूर करने के लिए हमको पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली व्यवस्था का अंत करना होगा। ठीक है, तो गए मार्क्स का मानना था कि ये जो अलगाव की प्रक्रिया होती है, ये 4 स्तर, ये स्तर आप याद रखिए, स्टेजेस आता है, अक्सर पूछा जाता है कि ये स्टेजेस अलगाव के, एलिनेशन के कैसे पैदा होते मानव में। होता दरअसल है क्या कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो उत्पादन फैक्ट्री उत्पादन प्रणाली है, इसमें एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। मतलब जो उत्पाद पहले स्तर में तो यही होता है, जैसे कि उत्पादन जो भी प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्शन प्रणाली होती, उसमें व्यक्ति असेंबली लाइन प्रोडक्शन होने के कारण व्यक्ति उत्पाद के किसी एक छोटे से पार्ट पे काम करता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहता। आप अगर कोई काम करते, जैसे पढ़ाई करते,
और जब आपको ये लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल होके एग्ज़ाम दूंगा, कल होके परसों होके क्वालिफाई करूँगा, नर्सों होके नौकरी मिलेगी, क्वालिफाई नौकरी मिल जाएगी, ऐसा जीवन शैली हमारी होगी, तो आपको उसके पढ़ाई के प्रति लगाव होगा। और आपको अगर उसके रिजल्ट या उसके बारे में कोई गोल ना रहे तो फिर आपको पढ़ाई केवल आप दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हो, लेकिन आपको पढ़ने में रुचि नहीं पैदा होगी। यही बात वहाँ पे आप देखिए। तो जैसे मान लीजिए मैं शर्ट पहना हूँ, तो कोई इसमें जो कर्मचारी है, जो कामगार है, वो कोई बटन लगा रहा है। अब वो केवल एक बटन ही लगा रहा है, कोई कॉलर कोई और बना रहा है, प्रेस कोई और कर रहा है, स्टिच कोई और कर रहा है। यानी जो काम उसको दिया गया है, एक छोटा सा काम कि तुमको बटन लगाना है, केवल बटन ही लगा रहा है। अब वो कौन पहनेगा शर्ट, कहाँ बिकेगा, किस साइज का होगा, वो कितना खुश होगा जो पहनने वाला होगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। यानी अपने उत्पाद से या उत्पादन प्रणाली से उसको कोई लगाव नहीं होता। और इसका परिणाम ये होता है कि इस उत्पादन फैक्ट्री उत्पादन प्रणाली के कारण एक कृत्रिम वातावरण में रहते रहते ये प्राकृतिक से वातावरण से दूर हो जाता कामगार, यानी प्रकृति से भी उसको परायापन का अनुभव होने लगता है। फिर ये 2 स्टेज। तीसरे स्टेज में यह स्थिति आती है मानवों में, कामगारों की जो वहाँ काम करते हैं उनकी मनोवृत्ति में, उनकी सोच में, कि चूंकि इतना गलाकाट कंपटीशन होता तो जो उनके सहकर्मी होते उनसे भी उनमें आत्मीयता का भाव नहीं डेवलप होता, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये लगता है कि खुदा न खास्ते अगर हमारे काम में कोई कमी रह गई, या खुदा न खास्ते हमारी अगर तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गया मैं, तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा, फिर मैं इस रोजगार से बाहर कर दिया जाऊंगा। तो अपने इसके कारण अपने या फिर जो टेक्निकल बातें वो अपने सहकर्मी से भी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो जान जाएगा तो फिर हमारी महत्व खत्म हो जाएगा, हम बाहर कर दिए जाएंगे, हमारी जगह वो आ जाएगा। कहने का मतलब कि सहकर्मी से भी आत्मीयता का भाव नहीं डेवलप होता, ठीक है। और फिर इसका परिणाम ये होता कि व्यक्ति एक समय बीतने के बाद अपने आप से ही अलगाव महसूस होने लगता है। फिर उसको एक जीवन में निराशा का भाव, वही घिसी पिटी नियमों पे काम करना, नियम व्यवस्था पे काम करना, और उसका परिणाम होता है कि उसको एक समय एक वक्त ऐसा भी आता कि व्यक्ति को अपने आप से भी निराशा होने लगता है। और जिस दिन व्यक्ति के मन में अलगाव, निराशा, परायापन का भाव हावी हो जाता, तो फिर उसका परिणाम बड़ा दुखद होता या हो सकता है। तो इसी दुखद स्थिति के प्रकटीकरण के लिए ही ये जो लोहे की पिंजरे, ये आयरन केज वाली बात आती, इसका प्रयोग किया गया एक रूपक के रूप में, एक वेबर के द्वारा। नंबर 1, आपको यहाँ पे ये समझने की वेबर ने 2 प्रकार के पूंजीवाद की बातें की। मैंने 2 प्रकार के पूंजीवाद की मैं अंतर स्पष्ट किया, जैसे परंपरागत पूंजीवाद और तर्कसंगत पूंजीवाद के बीच में। परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवाद कहता है कि जिसमें पूंजीपति के सामने बड़ा एक रिस्क रहता था, क्योंकि उस व्यवस्था में आमतौर पे एक विलासिता के सामान का ही व्यापार होता था, और जिसके कारण उसके खरीदार बड़ा गिने चुने होते थे। और इसमें ये हमेशा एक असमंजस की स्थिति रहती थी पूंजीपतियों के सामने, खासकर प्राचीन कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात कर लें, मध्यकालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था, या फिर बेबीलोन की बातें कर लें, प्राचीन बेबीलोन, फिर मध्यकालीन यूरोप के कालखंड को आप ले सकते हैं इस बीच में, जिसमें कहने का मतलब कि जिसमें कि विलासिता के सामान का ही व्यापार होता था आमतौर पे, जिसके खरीदार कम हुआ करते थे। जाहिर सी बात है कि उसमें पूंजीपतियों के सामने ज़्यादा रिस्क फैक्टर हुआ करता था व्यापार के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब से ये आधुनिक उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली का चलन शुरू हुआ, जो तर्कों पे आधारित, तर्कशीलता के आधार पे, तर्कसंगति के आधार पे, उसमें न केवल विलासिता उत्पाद का उत्पादन होता था, बल्कि दैनिक जीवन की सारी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले रोजमर्रा के सारे सामानों का उत्पादन होता था, जो तर्कसंगत व्यवस्था थी। और इस तर्कसंगत पूंजीवाद
या आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था जिसको बोलते, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत कि इसमें निजी स्वामित्व के चलन शुरू हो गया। मशीनीकरण होने के कारण आदमी की सोच, आदमी की जीवन शैली मशीनगत हो गई, पूर्व निर्धारित हो गई, एकदम नियंत्रित हो गई, घिसे पिटे जीवन शैली हो गई। लोगों में एक अलगाव की भावना घर कर गई और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की जो अपनी एक स्वतंत्रता, एक रचना धर्मशीलता, एक कल्पनाशीलता, इस सारी चीज़ों पे बंदिश लग गई, क्योंकि सारी तर्कशीलता पे आधारित, तर्क संगति पे आधारित होने के कारण, पूर्व निर्धारित नियमों पे आधारित होने के कारण व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र कल्पनाशीलता की जो क्षमता थी उसके विकास करने की संभावना ही कम हो गई। और फिर व्यक्ति अपने ही द्वारा बनाए एक कायदे कानून में उलझ के रह गया, जिसके सामने कोई एक वैकल्पिक विकल्प नहीं रह गया उससे निकलने का। इसलिए इसको स्टील हार्ड केजिंग की बातें करते हैं। एक केवल ऐसे ही बातों को लोहे के पिंजरे कर आप प्रतीकात्मक रूप से इसको सोचने की क्षमता कीजिए कि व्यक्ति इस आधुनिक उत्पादन पूंजीवादी व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था में अपने ही बनाए पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत इतना ज़्यादा जकड़ गया कि उसके पास उससे अलग कुछ करने की स्वतंत्रता उसकी सारी समाप्त हो गई, और जिसका परिणाम उसके सामने अलगाव के रूप में आया। और फिर वो एक लोहे के पिंजरे के समान एक विचार साल, जिसमें कि निराश वेबर के विचारधारा में एक भविष्य की निराशा का ही भाव है, जो तर्क संगति की बातें की लोहे की पिंजरे की बातें की, ये पश्चिमी सभ्यता की एक विशेषता। तो ऐसे ही बातों को प्रकट करने के लिए जिसमें कि व्यक्ति अपने में घुटन महसूस करे, एक पिंजरे को प्रतीकात्मक बना दिया, एक लोहे के पिंजरे में आदमी जकड़ा रहता है। तो ऐसे ही बातें लोहे के पिंजरे के संबंध में वेबर की विचारधारा है। सिंपल ये कि ऐसे विचारधारा जिसमें पूर्व निर्धारित जीवन शैली से समाज नियंत्रित होता और व्यक्ति विशेष की अपनी कल्पनाशीलता, रचना धर्मशीलता के लिए कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो और इस पे ध्यान रखना चाहिए जो तर्क संगति के बारे में बातें की, जो स्वयं रैशनल और वर्ड रैशनल यानी लक्ष्य आधारित और मूल्य आधारित की बात है। दरअसल ये जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था है ये स्वयं रैशनल पे आधारित है, जो लक्ष्य आधारित है, जिसको हम रैशनल बोलते हैं। यानी रैशनल का मतलब तार्किक बौद्धिक आधार पे, जो साध्य और साधन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पे आधारित कोई काम करता है। मतलब गोल कहने का मतलब आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा क्लियर होता है। आजकल जैसे भी होता है ना, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा ब्रिज व्रिज देखते होंगे बन रहा है, तो वो बड़ा पहले से क्लियर रहता है कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, फिर कितना उसका कॉस्ट होगा, फिर उसका क्या प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आमतौर पे शेयर वोर में भी देखते होंगे लोग, जो शेयर में सटोरिए लोग जो काम करते हैं वो भी अपना नफ़ा नुकसान को देख के करते। यानी कहने का मतलब बड़ा गोल, बड़ा क्लियर कट रहता है, लक्ष्य आधारित ही काम होता है। और दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं वर्ड रैशनल एबिलिटी यानी मूल्य आधारित। ये मूल्य के बारे में हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है। आमतौर पर मैं देखता हूँ इतने दिन के मेरे अध्यापन का इतना कालखंड जो मेरा बीत रहा है अध्यापन कार्य, इसमें मूल्य अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे, जो लिखेंगे कॉपियों में उत्तर, कि जो इतना कीमत पे मूल्य में मिलता है, 5 रुपये में एक कीमत होती है एक साबुन की। अरे साहब, यही समाजशास्त्र वालों के लिए बड़ा, हम लोग को अपने समाजशास्त्र की शब्दावली के अर्थ परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ मतलब है। मूल्य के बारे में पूछा जाए तो कहेंगे कि कोई सामान में के खरीदने के इतने मूल्य निर्धारित रहते। अरे साहब, हमको उससे क्या मतलब, कौन सा सामान कितने में मिल रहा है या बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। हम समाजशास्त्र वालों के लिए तो मूल्य तो एक सांस्कृतिक एक जीवन उद्देश्य है, एक सांस्कृतिक आदर्श है।
गोल है, हमको तो उससे मतलब नहीं। तो मूल्य आधार के मतलब कि जो जीवन शैली जो हमारे सांस्कृतिक आदर्श हैं उस पर आधारित निर्धारित है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस लोहे के पिंजरे के बारे में ऐसे ही बातें हैं। मेरा ये भी मानना है कि आपके जो लोहे के पिंजरे के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर जाते जाते आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, और एक सब्सक्राइब करने की मैं अपेक्षा तो आपसे कर ही सकता, और अपने तक ही नहीं, इसको इस मेरी वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी आपके काम के मुद्दे को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।